और बड़ी खबर आ रही है जमशेदपुर से, जहां के बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में आग लग गई है। लाखों रुपए जलकर राख हो गए। बड़ी खबर इस वक्त की जमशेदपुर से, जहां बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में आग लगने की सूचना है। लाखों रुपए जलकर राख हो गए। इस अगलगी में गोविंदपुर के मेन रोड स्थित एटीएम में यह आग लगी है और देखते ही देखते एटीएम आग के गोले में तब्दील हो गई। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। इस अगलगी में तकरीबन 12 लाख रुपए के जलने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि एटीएम में आग कैसे लगी, अब तक इसका पता नहीं चल पाया है। तो जमशेदपुर से यह खबर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें। एटीएम में आग लगी है और बताया जा रहा है कि करीब 12 लाख रुपए जल चुके हैं। आग लगने का कारणों का खुलासा नहीं किया। हालांकि स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाई आग को बुझाने के लिए, लेकिन आग नहीं बुझी और फिर फायर ब्रिगेड की टीम को आना पड़ा और आग पर किसी तरह काबू किया जा सका। आशीष है फोन लाइन पर। आशीष, 12 लाख रुपए के जलने की सूचना है, आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन क्या अभी तक ये पता चल पाया आग लगी कैसे? जी विवेक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गर्मी शुरुआत होते ही जमशेदपुर शहर में रोजाना कहीं ना कहीं आग का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं आज गोविंदपुर थाना क्षेत्र के फाटक के पास एक बैंक ऑफ इंडिया का जो ये एटीएम था, अचानक इसमें शाम 5 बजे अचानक एक ब्लास्ट हुआ और ये आग लग गई और देखते देखते आग जो है वो अपना विकराल रूप ले लिया। वहीं आपको बता दूं कि आग के साथ साथ शहर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से पुलिस और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं उनको आने में काफी लेट हुई। तब तक एटीएम जो है वो पूरी तरह जलकर राख हो गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि एटीएम में 12 लाख रुपए रखे गए थे, जो कि जलकर राख हो गया। हालांकि अभी ये जांच का विषय है कि आग कैसे लगी, क्या कारण था और एटीएम में कितने पैसे थे, ये अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मगर कहीं ना कहीं इस आग ने जो एटीएम के साथ साथ लाखों रुपए इसमें जलकर नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है और कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। खबर है लातेहार से, जहां बालूमाथ में एक कुआं मौत का कुआं बन गया। कुएं में जहरीली गैस की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। यही वो कुआं है जो मौत का कुआं बन गया। बालूमाथ के पाली गांव के इस कुएं में दम घुटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतकों में पिता, पुत्र और भतीजा शामिल है। बालूमाथ थाना क्षेत्र के पाली गांव में हम दिखाना चाहेंगे कि इसी कुआं में दम घुटने से पिता, पुत्र तथा एक उनके भतीजे की मौत हो गई है। पूरे मामले को बताना चाहेंगे कि इसी कुआं में सिंचाई के लिए उन्होंने मशीन लगाया था और मशीन को निकालने के लिए, सिंचाई के बाद जब मशीन को वो निकालने गए और वो मशीन का जो गैस बना था जिसके चपेट में आने से उनकी दम घुट गई और 3 लोगों की मौत कुआं के अंदर ही हो गई। बताया जा रहा है कि कुआं में पटवन के लिए सिंचाई पंप लगाया गया था। सिंचाई खत्म होने के बाद पंप को निकालने के लिए सिमोन टुप्पो अपने बेटे आशीष टुप्पो के साथ कुएं में उतरा, लेकिन कुआं में गैस भरा था। ऐसे में दोनों बेहोश हो गए। जब इसकी जानकारी सिमोन के भतीजे को मिली तो दोनों को बचाने वो भी कुएं में उतरा, लेकिन वो भी जहरीली गैस की जद में आ गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोनों बाप बेटा नीचे जाने के बाद मशीन को खोला, इसी बीच में वो लोग बेहोश हो गया। उसका भतीजा एक था अनूप टुप्पो, उसको खबर मिली, दौड़ करके आया, देख रहा है कि दोनों जो है सो पानी के अंदर चला गया। वो भी नीचे उतरा और उतरने के बाद गैस से उसका भी दम घुटने लगा। थोड़ी सी लापरवाही सिमोन के परिवार पर भारी पड़ गई, जिससे एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया। विकास कुमार तिवारी, न्यूज़ 18, लातेहार। झारखंड की राजधानी में सरकारी गैर मजरूआ जमीनों पर अवैध कब्जा धड़ल्ले से जारी है। नगड़ी अंचल की सरकारी गैर मजरूआ जमीनों की बिक्री भी बाकायदा रांची रजिस्ट्री कार्यालय में कर दी गई है और इन जमीनों पर बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और बाहर से आए हुए लोग बस भी चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सरकारी जमीनों को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकार ने घुसपैठियों के लिए खोल रखा है दरवाजा? क्या रांची को घुसपैठियों का शहर बना रहे अधिकारी? रोक के बाद भी
कैसे हो रही सरकारी जमीन की बंदरबाट? क्या भूमाफिया और अफसरों का रैकेट कर रहा खेल? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि राजधानी रांची में सरकार की नाक के नीचे भूमाफिया और अधिकारियों का गठजोड़ अवैध तरीके से सरकारी जमीन की बंदरबाट करने में लगा है और सरकार आंखें मूंदे बैठी है। ताजा मामला नगड़ी अंचल के पुंदाग मौजा का है, जहां खाता संख्या 383 की करीब 350 एकड़ गैर मजरूआ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री की जा रही है, जबकि यह जमीन प्रतिबंधित है और इसकी खरीद बिक्री पर सरकार ने ही रोक लगा रखी है। बावजूद इसके न सिर्फ जमीन की अवैध रजिस्ट्री कराई जा रही है, बल्कि इसका म्यूटेशन भी किया जा रहा है। आलम यह है कि पुंदाग के इलाही नगर में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए अपना पांव जमा चुके हैं। यहाँ राज्य सरकार ने खुद ही दरवाजा खोल रखा है लोगों के लिए कि जाओ और जहाँ मन करे कब्जा करो सरकारी जमीन पे, बना लो, फिर 20, 25, 30 साल बाद जो हम पे लोडर और बुलडोजर लेके आएंगे आपको तोड़ने के लिए, फिर ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर लाया जाएगा, तब जाकर के कुछ ना कुछ होगा। रांची की सरकारी जमीन को बचाने और घुसपैठियों का शहर बनने से रोकने के साथ ही भूमाफिया और अधिकारियों के गठजोड़ को बेपर्दा करने के लिए शिव शंकर शर्मा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और खाता संख्या 383 की प्रतिबंधित गैर मजरूआ जमीन की अवैध खरीद बिक्री में नगर अंचल के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ रजिस्ट्री कार्यालय में हो रहे पूरे खेल के खुलासे के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। शहर के बीचों बीच मात्र डीसी कार्यालय से 6-7 किलोमीटर की दूरी में इतना बड़ा एक पूरा नया टाउन बस गया है अवैध तरीका से कब्जा करते हुए, और आज तक प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की, जबकि पूरा का पूरा 350 एकड़ जमीन आज गलत लोगों के कब्जा में है। जो रजिस्ट्रार है वे रजिस्ट्रार ही लोग मेन कल्प्रिट है, चाहे रांची के हो या हिनू के हो। ये लोग आए दिन जो है रजिस्ट्री करते हैं सरकारी ज़मीनों का। इनको पता है कि ऑनलाइन प्रोहिबिटेड लिस्ट अवेलेबल है, फिर भी ये पैसा लेकर के करते हैं। मेन धंधा भूमाफिया, फिर आपको रजिस्ट्रार, इन सारे लोगों का अरबों का खेल साल में होता है। भूमाफिया और सरकारी बाबुओं की साठगांठ का खौफ इतना है कि इस जमीन की बंदरबाट के इस खेल के खिलाफ कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं और हर साल सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खेल में अधिकारी अरबों का वारा न्यारा कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब सरकारी जमीनों के रक्षक ही उसके भक्षक बन जाएं, तो फिर सरकारी जमीनों की रक्षा आखिर करेगा तो कौन? इस्लाम नगर के बाद अब इलाही नगर भी उसी रास्ते पर है जिसे पहले गलत तरीके से बसाया गया और बाद में अवैध कहकर उजाड़ दिया गया। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और देवघर से अगली स्टोरी, जहां जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। चित्रा के ठाड़ी गांव में 2 हाथियों ने कई घरों को ध्वस्त कर दिया, फसलों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। हाथियों के इस उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि दोनों हाथी दुमका में चित्रा आए हुए हैं और फिलहाल ग्रामीणों के सहयोग से वन विभाग हाथियों को भगाने की कोशिशों में जुटा है। 2 तस्वीरें हम आप एक साथ दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ हाथियों ने जो नुकसान किया है और दूसरी तरफ लोगों की भीड़ है इन 2 हाथियों को वापस जंगल तक पहुंचाने की, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। झारखंड में सभी 5 मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर काम पर लौट आए। स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात हुई, बात हुई और उसके बाद हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर दी गई। आईएमए झारखंड के सचिव डॉक्टर प्रदीप सिंह, झारखंड रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के संयोजक डॉक्टर अजीत सिंह के साथ वार्ता के बाद 5 मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार समाप्त करने का ऐलान किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में जिन स्वास्थ्य कर्मियों का निधन हुआ है उनके परिजनों को जल्द ही सरकार सहायता राशि देगी। कितना खुशी का वक्त है कि हम दोनों एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। एरियर का भुगतान होगा। सब कुछ जो भी त्रुटियां हैं, हम लोग और भी बहुत चीज़ों पर विचार कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसमें हमारे डॉक्टरों की जान भी गई है, इस कोरोना काल में शहादत दी है उन लोगों ने। तो वैसे लोगों को भी हम लोग हर ज़िले के उपायुक्त के माध्यम से उनका भी जो है पूरा हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और जो हमारी पॉलिसी है उस पॉलिसी के हिसाब से उनको भी जो है आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में अल कुरैश तालीमी मिशन स्कूल और मदरसा की आधारशिला रखी और इस मौके पर सीएम ने कहा कि मदरसा का ऐसा मॉडल उन्होंने पहले नहीं देखा। वहीं इस मौके पर सीएम ने कहा कि बहुत ही मजबूत निर्णय के साथ सरकार अपना कदम बढ़ा रही है और 5 साल का कार्यकाल पूरा होते होते एक बड़ा बदलाव दिखने लगेगा। हेमंत सोरेन ने एक बार फिर कहा कि सरकार ने झारखंड आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती का एक बड़ा फैसला लिया है। ये 5 साल का टेन्योर बीतते बीतते आपको इस राज का और राज में रहने वाले हर समूह का, जो भी यहां पर हमारे लोग रहते हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, इन सभी जगहों पर अभूतपूर्व बदलाव आपको दिखेगा। हमने इस बार ये निर्णय लिया है इस राज्य के आंदोलनकारियों के आश्रितों को सीधी नियुक्ति करने का और नियुक्ति में आरक्षण देने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सिमडेगा में चल रहे नेशनल हॉकी सब जूनियर चैंपियनशिप के दूसरे दिन कुल 5 मैच खेले गए और दूसरे दिन का सबसे पहला मैच दिल्ली और आंध्र प्रदेश के बीच खेला गया, जिसमें दिल्ली की टीम ने 3-1 से आंध्र प्रदेश पर जीत दर्ज की, जबकि दूसरा मैच तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच हुआ जो 1-1 से बराबरी पर रहा, जबकि तीसरा मैच चंडीगढ़ और केरल के बीच खेला गया जिसमें चंडीगढ़ 1-0 से विजयी रहा। चौथा मैच उत्तर प्रदेश और मणिपुर के बीच खेला गया जिसमें यूपी ने 8-0 से शानदार जीत दर्ज की, जबकि पांचवा मैच पंजाब और पुडुचेरी के बीच खेला गया जिसमें पंजाब ने 15-1 से जीत दर्ज की। महाशिवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रांची के पहाड़ी मंदिर पहुंचे। पहाड़ी मंदिर के प्रवेश द्वार पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती समेत अन्य वेश में सजे कलाकार उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने सभी कलाकारों, आयोजकों और पहाड़ी मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं समेत प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। महामारी के कारण हमारे कन्हैया इवेंट के कुछ कार्यक्रम अधूरे रह गए हैं, पर मैं जानता हूं कि इस महामारी में हम लोग सब अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं और घरों में रहने की कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत खुशी महसूस हो रही है। सबसे पहले ये इस महामारी के बावजूद भी स्टेज पर हम आ जाके अपनी प्रस्तुति दिखा रहे हैं। हम प्रस्तुत हैं अपने आर्टिस्टों के द्वारा, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और आगे देखिए 200 गांव 200 खबर।